Hello students, welcome to Filler Form channel. ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स है, सभी स्टूडेंट्स इनको ज्वाइन कर लें, इससे आपको बेनिफिट होगा। ये हमारा केवीएस के लिए पीजीटी और टीजीटी का फुल कोर्स जो है 15 अगस्त से शुरू हो चुका है और ये हमारा जो है सीटेट बैच वो भी 15 अगस्त से शुरू हो चुका है और इसमें आपको फुल कोर्स कराया जाएगा। ठीक है, तो सोशल साइंस सब्जेक्ट की जो क्लास है वो आपकी रेगुलर होगी, 9 बजे होगी। मंडे टू सैटरडे होगी आपकी क्लास और हर दिन एक नया कंसेप्ट आपको इसमें क्लियर किया जाएगा और पिछले सालों में जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपको कराए जाएंगे कंसेप्ट के साथ। तो आज हम जो है सिविक्स का पढ़ेंगे, नागरिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पीपल एज रिसोर्स वाला है ये, जिसमें से अक्सर क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो हम पहले आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। स्टूडेंट जल्दी से एक्टिव हो जाइए। स्टूडेंट्स जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, सिविक्स का, नागरिक शास्त्र का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है सिविक्स के ऊपर वो देख लें, क्योंकि ये टॉपिक एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड होते हैं। आपको एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को समझने में हेल्प मिलेगी। तो मेरी जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो आप फिलर फॉर्म चैनल पे जाके देख सकते हैं। क्लास शुरू करते हैं। संसाधन के रूप में लोग, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको कैसे एक जो देश की आर्थिक विकास में जो है वहाँ के लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए लोगों का जो है एजुकेटेड होना जरूरी होता है और उसका स्वास्थ्य भी ठीक होना जरूरी होता है, क्योंकि नेशनल इनकम में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आज देखेंगे कि पीपल भी, जैसे लैंड रिसोर्स होता है, कैपिटल रिसोर्स होता है, तो किस तरीके से जो पीपल को भी एक रिसोर्स माना जाता है जो एक देश की आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो देखते हैं पहले कि संसाधन के रूप में लोगों को कैसे परिभाषित करते हैं कि किसी भी कंट्री में जो काम करने वाले लोग हैं उनके उत्पादक लोगों के पास कितने एजुकेटेड है, कितनी योग्यता है, कितना उत्पादक वो कर सकते हैं, कितनी टेक्निकल नॉलेज उनके पास है। अगर यह मैं आपको जापान का उदाहरण देती हूँ, जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन वहाँ के लोगों को एजुकेशन पर, वहाँ के लोगों के लिए एजुकेशन पर ध्यान दिया गया, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया, इसलिए जो है जापान में टेक्नोलॉजी का विशेष महत्व है। और इससे ही जापान आगे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं और तो उनका टेक्नोलॉजी में ज़्यादा योगदान है। तो इस प्रकार किसी भी देश के आर्थिक विकास में वहाँ के लोगों का पढ़ा लिखा होना, उनके पास टेक्निकल नॉलेज होना, स्किल्स होना, ये बहुत ही जरूरी है। हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से जो है एजुकेटेड पीपल जो है देश में आर्थिक विकास में योगदान देता है और एजुकेटेड जो लोग होते हैं वो समाज में बदलाव लेकर आते हैं।
हम जब हिस्ट्री में सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, सामाजिक सुधार आंदोलनों की बात करते हैं, तो उसमें भी देखते हैं जो भारतीय समाज का जो मध्यम वर्ग था, पढ़ा लिखा वर्ग था, वही आगे आता है और समाज में जो बाल विवाह, सती प्रथा जैसी गंभीर बुरी प्रथाएं प्रचलित थी, उनके खिलाफ आवाज उठाता है और सती प्रथा पर जो है बैन करवाते हैं सभी बुरी प्रथाओं पर। तो इस प्रकार जो समाज का अगर एजुकेटेड लोग होंगे तो वो समाज में बड़े बदलाव लेके आते हैं और फिर वो एक नया चलन समाज में प्रचलित करते हैं। तो आज के बारे में यही है कि किस तरीके से हम पीपल को एक रिसोर्स के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है हिस्ट्री को सिविक्स को मिला के पढ़िए, उसमें आपको मजा भी आएगा। ठीक है, और जो आर्थिक विकास में जो उत्पादन प्रोडक्शन के में अगर उत्पादन को बढ़ाना है उसके लिए भी लोगों को एजुकेटेड होना चाहिए, लोगों के पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी क्या है देश की जीडीपी की ग्रोथ होती है। तो इसका आज जो टॉपिक है वो यही है कि हम पीपल को क्या एक महत्वपूर्ण रिसोर्स समझ सकते हैं, क्या यह लैंड रिसोर्सेज से महत्वपूर्ण है, जो हमारे दूसरे रिसोर्सेज उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में कंसेप्ट के बेस पर पूछे जाते हैं। तो इसमें से कंसेप्ट के बेस पर ज़्यादा पूछा जाएगा। इसमें हम पढ़ेंगे मार्केटिंग एक्टिविटीज क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। तो इसमें इस तरीके से पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में मैंने बताया था आपको, वो इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो उसकी क्लास में ले चुकी हूँ, वो आप जो मेरी प्रीवियस की सभी क्लासेस देखिए, फिलर फॉर्म चैनल पर जाइए और वहाँ सोशल साइंस सब्जेक्ट का मेरे नाम से, वर्षा के नाम से जो जितनी वीडियो है वो सभी को देखिए। वो सभी जो है आपका कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो आप मेरी सभी क्लासेस को देखिए, प्रीवियस क्लास को, और रेगुलर रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। सभी स्टूडेंट्स, सोशल साइंस सब्जेक्ट का टेलीग्राम चैनल बन चुका है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, आपको इसे भी फ्री में करवाया जा रहा है। तो इसका जो है आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको सिर्फ 9 से 10 बजे जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास अटेंड करनी है और इसी से आपका जो है पूरा कोर्स जो है हम कवर करवाएंगे। एमसीक्यू करवाएंगे, आपको फुल बुक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, सारी चीज़ें, और आपका कंसेप्ट तो मैं करवा ही रही हूँ। तो बस आपको रेगुलर होना है, 9 से 10 बजे आप लाइव क्लास देखिए। अगर कुछ स्टूडेंट्स कुछ वजह से नहीं देख पाते हैं किसी वजह से, तो वो बाद में देख सकते हैं। तो हमारे सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए बने टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो संसाधन के रूप में ये परिभाषित है कि किसी भी देश में वहाँ जो नौकरी करने वाले लोग होते हैं या किसी भी काम धंधे में लगे हुए लोग होते हैं, उनकी उत्पादक कौशल और सभ्यताओं और क्षमताओं के संदर्भ में परिभाषित करने का यह एक तरीका है। तो आपको इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये आप जितना इस कंसेप्ट को समझोगे, आप उतने ही अच्छे ढंग से इसको परिभाषित कर सकते हो। अन्य संसाधनों की तरह जनसंख्या को भी मानव संसाधन माना जाता है। अभी तक हम अन्य संसाधन लैंड रिसोर्सेज पढ़ा है कि किस नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े हैं कि किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, आर्थिक विकास में बढ़ावा मिलता है। तो आज हम जनसंख्या के बारे में बात करेंगे, लोगों के बारे में आज बात करेंगे, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल एज रिसोर्सेज की बात करेंगे। जो मौजूदा मानव संसाधन को और अधिक शिक्षित और स्वस्थ बनाकर विकसित किया जाता है। इसलिए तो जो है मानव के स्वास्थ्य पर और उनके एजुकेशन पर क्यों ज्यादा जोर दिया जाता है, क्यों है जो हमारा नीति आयोग है या जो है वो है एजुकेशन पर ज्यादा बजट जो है बजट तैयार किया जाता है कि
इतना बजट जो है एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा, इतना बजट जो है स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा, लोगों की हेल्थ के लिए इतना बजट क्यों डिसाइड किया जाता है, ताकि लोग अगर पढ़े लिखेंगे उनका स्वास्थ्य ठीक होगा तो वो क्या है, वो एक देश के आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। और तो इसे मानव पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। तो इसे मानव पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। यानी जो मानव होता है, पूंजी निर्माण का यहाँ एक ये टर्म है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि मानव के द्वारा हम जो है कैपिटल का निर्माण होता है। कैपिटल पैसा जो है देश के अंदर जमा होता है। ठीक है, एक डॉक्टर है, पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा तो वो गवर्नमेंट लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, टैक्स पे करेगा। तो इस तरीके से जो है मनुष्य देता है। तो जो टैक्स होता है उस सरकार को जो रेवेन्यू प्राप्त होता है और उस टैक्स का क्या किया जाता है, लोगों के लिए सड़कें, अच्छी सड़कों का निर्माण किया जाता है, लोगों को जो फैसिलिटी दी जानी चाहिए वो दी जाती है। तो इसलिए इससे जो हम जो पीपल रिसोर्सेज की बात करते हैं, इसे मानव पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। पूंजी निर्माण मतलब कि कैपिटल, पैसे का जो प्रोडक्शन होता पैसा, उसमें भी इसका योगदान होता है। मानव पूंजी में निवेश यानी किस प्रकार से हम जो है एक मनुष्य की ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। अगर हम किसी एक बच्चे को एजुकेटेड करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसकी देखभाल के माध्यम से ये चीजें तरीके होती हैं जिससे हम जो है मनुष्य का जो है ग्रोथ कर सकते हैं। इसलिए इसको मानव पूंजी में इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश भी कहा गया है। भौतिक पूंजी में निवेश की तरह ही प्रतिफल देता है। ठीक है, हम कोई जमीन खरीदते हैं और वहां पर खेती करते हैं तो वो हमें कैपिटल देता है, वहां से हमें पैसे कमाई होती है। ठीक उसी तरह ही मानव पूंजी में निवेश किया जाता है। ठीक है, भौतिक पूंजी का एग्जाम्पल हो गया जमीन हो गया। ठीक है, हम यहाँ पर खेती करेंगे, इससे हमें कैपिटल पैदा होगी। मनुष्य को अगर हम एजुकेटेड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे तो वो भी तो हमारे देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है। तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट को क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मेरा पहला फोकस हमारा यही है। हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस बाद में कराएंगे, लेकिन पहले कि आपका कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए तो आपको क्या है जो फैक्ट्स याद करने में आसानी रहेगी। गुड मॉर्निंग निशा, बाकी स्टूडेंट्स भी एक्टिव हो जाइए। तो ये आपने अभी तक समझा कि पीपल एज रिसोर्सेज को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कैसे दूसरे लोगों को बता सकते हैं कि जैसे लैंड रिसोर्सेज होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होता है, ठीक उसी तरह भी एक कंट्री के लिए वहाँ के जो लोग होते हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। एक देश में जितने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, खनिज, ये कोयले की खान होती है, लोहे की खान होती है, जितने इम्पोर्टेंट ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उतने ही ज्यादा वहाँ के लोग भी महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं अगर हमारे पास वहाँ पर एजुकेटेड लोग होंगे, उनका इस्तेमाल अच्छे से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने वाटर सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, उन वाटर को वेस्ट होने से तभी बचा जा सकता है जब वहाँ के लोग एजुकेटेड हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो। तो पीपल भी एक देश के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए एक देश में जितने ज्यादा एजुकेटेड लोग होंगे वहाँ का जो है आर्थिक विकास अच्छा होगा। मैंने जापान का एग्जाम्पल देके आपको समझाया, वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज तो कम है लेकिन जो वहाँ पर लोग हैं वो एजुकेटेड है, तो इससे वहाँ का आर्थिक विकास होता है। इसलिए वह एक डेवलप्ड कंट्री है, नेचुरल रिसोर्सेज के कारण नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, इसलिए जापान क्या है, डेवलप्ड कंट्री है। और इंडिया अभी क्या है, इंडिया अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, अभी विकासशील देश है भारत, अभी विकसित नहीं हुआ है।
क्योंकि अभी भारत की जो पूरी जनसंख्या है वो पढ़ी लिखी नहीं है और ज़्यादा लोग जो हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। तो इसी को एक बार एक डिफाइन करते हैं इंग्लिश में। People as resource is a way of referring या may be defined as a country's working people. तो people as resource में we will talk about working people in terms of their existing productive skills and abilities. So people as resource includes people, productive skills and abilities. So each country focus skills and abilities like other resources. The population is also considered as a human resource. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, it is called human capital formation. Investment in human capital through education, training, medical care yields a return just like investment in physical capital. जहाँ हम किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां बदले में हमें प्रॉफिट होता है, ठीक उसी तरह हम जो है एग्जाम्पल एक घर का एग्जाम्पल लेते हैं। आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो, जॉब करते हो, आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, आप उसको एजुकेशन देते हो, उसको ट्रेनिंग देते हो, तो इस तरीके से आप उसमें एक इन्वेस्टमेंट करते हो और बदले में वो आपको क्या है पैसा कमा के लाता है घर में। तो ठीक इसी तरह हम कंट्री के संदर्भ में भी इसको देख सकते हैं कि एक जो कंट्री होती है उसमें भी सभी लोगों को एजुकेशन और दी जाती है ताकि देश के आर्थिक विकास में योगदान मिले। ठीक है, तो मानव पूंजी जो है यानी ह्यूमन कैपिटल भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से बेहतर है। अब हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम जो है मानव पूंजी को अन्य नेचुरल रिसोर्सेज से भी बेहतर कह सकते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकता है कि क्यों जो है हम मानव रिसोर्सेज को अन्य रिसोर्सेज के, क्योंकि मनुष्य ही है जो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, वरना उनका इस्तेमाल व्यर्थ है। सभी स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाइए। तो कुल उत्पादकता अर्थव्यवस्था के विकास को जोड़ती है। ठीक है, तो ये जो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज होगा, वह अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देता है। मानव संसाधन में निवेश शिक्षा देखभाल के माध्यम से रिटर्न ज्यादा मिलता है। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन में निवेश किया है, यानी जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पर जो है मानव संसाधनों की एजुकेशन पर और उनके स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बाकी और रिसोर्सेज पर इतना पैसा खर्च नहीं किया जाता है जितना कि मानव संसाधनों के विकास पर जोर दिया जाता है, इसलिए जापान एक डेवलप्ड कंट्रीज है। Human capital is superior to other resources like land and physical capital. Total productivity adds to the growth of the economy. Investment in human resources, for example, education and medical care, can give high rates of return in future. Countries like Japan have invested in human resources. अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से जो है आपकी जो है इसमें देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है,
तो पुरुषों और महिलाओं द्वारा आर्थिक गतिविधियां अर्थशास्त्र में गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। ठीक है। आर्थिक गतिविधियों को के जो सेक्टर होते हैं वो 3 थे। एक जो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आप वो भी क्लास जाके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर भी आपको समझाती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। जो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरीके से जो ये हमारा इकोनॉमिक्स है सोशल साइंस सब्जेक्ट में, उसके ये 3 क्षेत्र क्या आता है, कृषि आती है, वानिकी आती है, पशुपालन किया जाता है, एक नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। तो इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। और जो प्रत्येक क्षेत्र में क्या होता है, व्यापार होगा, परिवहन होगा, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सेवाएं, बीमा। तो यहाँ सभी में आपको जो प्रत्येक क्षेत्र होता है यहाँ पर सर्विसेज दी जाती हैं। तो व्यापार में भी आपको क्या होता है, किस प्रकार की सर्विस दी जाती है, इसमें आपको जो है जैसे रिटेल शॉप का एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें जो है जो दुकानदार होता है वो ग्राहक को प्रोडक्ट बेचता है, तो इसमें भी एक प्रकार की सर्विस है। परिवहन में आप देख सकते हैं कि जब माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो इसमें भी एक प्रकार की सर्विस है। संचार, कम्युनिकेशन, जब हम किसी को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो भी एक प्रकार की सर्विस है। तो प्रत्येक क्षेत्र में सर्विस दी जाती है। और बैंकिंग में भी आपका जो है सेविंग्स अकाउंट्स होता है, आप सेव कर सकते हो, इंटरेस्ट दिया जाता है और आपको लोन देते हैं। तो ये एक सर्विस इस तरीके से प्रत्येक क्षेत्र में दी जाती है। शिक्षा में आपको जो है एजुकेशन दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है। और स्वास्थ्य में आपके जो है देखभाल की जाती है। तो पर्यटन में आप एक स्थान से दूसरे स्थान घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और बीमा पॉलिसी होती है जिसमें अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको इतना पैसा मिलता है। तो इस तरीके से इन सभी क्षेत्र होते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में इन इन जो सेक्टर होते हैं, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, इन सभी में सर्विसेज दी जाती हैं। और जो सर्विसेज दी जाती हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में शामिल होती हैं। इन गतिविधियों को हुई आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में खेती की जाती है, पशुपालन किया जाता है। और जो माध्यमिक क्षेत्र होता है उसमें नेचुरल, फॉर एग्जांपल गेहूं है, उससे से ब्रेड बनाई जाती है। तो माध्यमिक क्षेत्र में उसे विनिर्माण कहते हैं कि हम एक रॉ मटेरियल को लेते हैं और इससे एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो उसको विनिर्माण कहते हैं। आई होप कि आज आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा कि जो 3 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है उसमें किस तरीके से जो है काम होता है। और ये तीनों ही सेक्टर देश के जो है आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। और इन सरकार को इन तीनों ही सेक्टर पर ध्यान देना पड़ता है, अपनी योजनाएं बनानी पड़ती है, क्योंकि इन तीनों का ही योगदान देश के आर्थिक विकास में होता है। अगर किसी एक सेक्टर पर ध्यान देना सरकार कम कर देती है तो वो सेक्टर में जो है, अगर वो कृषि पर ध्यान देना कम कर देती है तो वहां पर जो है प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसलिए इन तीनों सेक्टर पर ध्यान देना जरूरी होता है। और जो इसलिए इनका अध्ययन करना जरूरी होता है, इनको समझना जरूरी होता है। और ये इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब जो ये आर्थिक गतिविधियां थी 3 क्षेत्र में, जो 3 सेक्टर हमने पढ़े, प्राइमरी, सेकेंड, टर्शियरी, उसमें जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज 2 पार्ट्स होते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज को आप किस प्रकार से डिफाइन करोगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। आज जितना भी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा वो आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्प करेंगे।
Economic activities, market activities and non-market activities. So, first of all, let's understand about market activities involve remuneration to anyone who performs, for example, activity for pay or profit. कोई भी है जो व्यक्ति है जो है अपना जो भी अ, काम करता है वो पैसे के लिए करता है उसको मार्केट एक्टिविटीज कहते हैं। रिटेलिंग हो गया इसका एग्जांपल। दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, जो भी आपको इसमें सर्विसेज दी जाएंगी, वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, वो सभी आपको मार्केट एक्टिविटीज में, मार्केट एक्टिविटीज जहाँ पर प्रोडक्शन है प्रॉफिट के लिए होता है उसको आप जो है मार्केट एक्टिविटीज कहते हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शंस। This can be consumption and processing of primary product and on account production of fixed asset। ठीक है, एक सेकेंड देखो, मार्केट एक्टिविटीज में आता है कि वो सभी गतिविधियां की जाएंगी या जो कामकाज किए जाएंगे वो प्रॉफिट कमाने के लिए किए जाते हैं। जैसे कोई जो हमारा माध्यमिक क्षेत्र है जिसमें कि वस्तु का निर्माण किया जाता है उनको रीसेल करने के लिए किया जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे प्रॉफिट होता है, कमाई होती है। और जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज होती हैं, गैर बाजार गतिविधियां होती हैं, इसको हिंदी में गैर बाजार गतिविधियां कहते हैं। और इसमें जो है मनुष्य खुद के खपत के लिए जो प्रोडक्शन करता है उसको बेचकर मुनाफा कमाना शामिल नहीं होता है, उसको सेल्फ कंजप्शन के लिए किया जाता है। उसमें बेचने के लिए, उसको रीसेल करने के लिए वस्तु का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है आर्थिक गतिविधियों को बाजार गतिविधियों और जो है गैर बाजार गतिविधियों में हम डिवाइड करते हैं। बाजार गतिविधियों में प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है और गैर में नॉन प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है। अब जनसंख्या की गुणवत्ता की बात करेंगे, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये भी इम्पोर्टेंट एग्जामिनर पूछ सकता है एमसीक्यू क्वेश्चंस में कि जनसंख्या की गुणवत्ता में क्या क्या शामिल होता है और क्या नहीं होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं वो क्लास को लाइक कर दीजिए और फिलर फोन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ। और क्लास को एंड तक देखिए क्योंकि जो हमारे इम्पोर्टेंट जो आपका कंसेप्ट है वो पूरा देखेंगे आप, तभी आपका अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो जनसंख्या की गुणवत्ता, साक्षरता दर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, जो देश के लोगों द्वारा अर्जित जीवन प्रत्याशा और कौशल निर्माण से संकेतित होती है। यानी जो इसमें एजुकेटेड रेट, लिटरेसी रेट और स्वास्थ्य और जो है कितना लंबा जीवन मनुष्य जीता है और उसके पास कितनी स्किल्स हैं, ये सभी जो है जनसंख्या की गुणवत्ता कहलाती है। ये देश की विकास दर को तय करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक शिक्षित और स्वस्थ आबादी एक संपत्ति होती है। एक शिक्षित और स्वस्थ आबादी एक जो है संपत्ति होती है। एक कंट्री में लोगों का एजुकेटेड होना और उनका स्वस्थ होना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोग स्वस्थ होंगे वो उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और क्या है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा हम उतना ही ज्यादा निर्यात कर सकते हैं और इससे हमारे देश का आर्थिक विकास ज्यादा होगा। तो इसलिए जनसंख्या की गुणवत्ता
गुणवत्ता में एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन, इन सबको शामिल किया जाता है। स्किल्स को भी शामिल किया जाता है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चंस कंसेप्ट बेस्ड आधारित होते हैं। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लोगों का स्वास्थ्य कितना बेहतर है ये आपको पता चलेगा उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कि वो कितना जीते हैं। And skill formation acquired by the people of country, it ultimately decides the growth rate of the country, and a literate and healthy population were an asset. अब हम देखेंगे शिक्षा पर, जो कि जनसंख्या की गुणवत्ता होती है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जो और स्किल्स, टेक्नोलॉजी जिसके पास होगी, ये सभी क्या है, एक क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है। तो शिक्षा किस तरीके से एक देश के आर्थिक विकास में योगदान देती है, इस पर अभी चर्चा करेंगे। देखिए, शिक्षा समाज के विकास में योगदान करती है और राष्ट्रीय आय, सांस्कृतिक समृद्धि को भी बढ़ावा देती है, शासन की दक्षता को भी बढ़ाती है। तो शिक्षा के ये बेनिफिट हैं, जिसलिए क्या है, इसको जनसंख्या की गुणवत्ता माना गया है। नागरिकों को अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपने अधिकारों का ठीक से आनंद लेने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है। ठीक है, एजुकेटेड व्यक्ति ही अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन कर सकता है, अपने अधिकारों को भी वह समझ सकता है, दूसरे के अधिकारों को भी वह अच्छे से समझेगा और उसका भी वह सम्मान करेगा। अब जो है, मैंने हिस्ट्री में चलते हैं, ये देखिए, ये इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का आपका टॉपिक है, लेकिन किस तरीके से आप इसको हिस्ट्री के साथ जोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से हिस्ट्री में जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे 18वीं शताब्दी में, राजा राम मोहन राय ने किए थे, वो लोग सभी एजुकेटेड थे। उन्होंने जो है पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की थी, विज्ञान पढ़ा था, वहाँ का साहित्य पढ़ा था। इससे उनका जो है, उनमें जो है तर्क के आधार पर निर्णय लेने की शक्ति का विकास हुआ था और इसका फायदा जो है पूरे भारतीय समाज को हुआ था। उन्होंने क्या किया, जो समाज में उस समय जो बुराइयां प्रचलित थी, उनका उन्होंने विरोध किया, स्त्री प्रथा पर रोक लगवाई। अगर इन प्रथाओं पर रोक नहीं लगती तो जो है भारत काफी पिछड़ा हुआ रहता। इसीलिए जेम्स मिल ने जो है भारतीयों को 18वीं शताब्दी में भारत के समाज के बारे में कहा था कि ये अंधकार में युग है, ये जो है डेवलप नहीं हो सकता है, क्योंकि इस समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं। तो इसलिए एजुकेशन लोगों को दी जानी चाहिए ताकि एक समाज में विकास हो सके, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि हो सके। तो इसीलिए लोगों को एजुकेशन देने के लिए ही सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत होती है। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसे वर्ष 2010 में शुरू किया गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। तो सर्व शिक्षा अभियान में जो 6 साल से लेकर 14 साल की आयु के बच्चे होते हैं, उनको फ्री में एजुकेशन दी जाती है और जो है पुस्तकें प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसी को ही सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। 14 साल तक हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा मिलनी ही चाहिए।
बच्चों की उपस्थिति और प्रतिधारणा को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी बच्चे स्कूल में रेगुलर रहें इसके लिए, और उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी। मिड डे मील योजना भी इसलिए शुरू की गई थी। मिड डे मील इसलिए शुरू किया गया था ताकि जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं वो स्कूल में आए और स्कूल में आए पढ़े, इसलिए, और उनको जो है पौष्टिक भोजन मिल सके, इसके लिए भी जो है मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। 12वीं योजना में पहुंच गुणवत्ता बढ़ाने, राज्य विशिष्ट पाठ्यक्रम संशोधन को अपनाने, यानी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें जो संशोधन करने पर जो है, और वोकेशनल एजुकेशन देने पर ज्यादा जोर दिया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर नेटवर्किंग, डिस्टेंस एजुकेशन, औपचारिक और गैर औपचारिक आईटी शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। जो 12वीं योजना थी उसमें क्या क्या शामिल किया गया था, तो 12वीं जो योजना थी उसमें कहा गया था कि जो राज्य विशिष्ट पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाना चाहिए, एजुकेशन की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए, और जो है व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका मतलब होता है कि जो बच्चा पढ़ लिखने के बाद बेरोजगार ना रहे, उसको कुछ ना कुछ स्किल्स जो सिखानी चाहिए जिससे कि बेरोजगारी को कंट्रोल किया जा सके। आईटी के क्षेत्र में भी जो है एजुकेशन दी जानी चाहिए, और डिस्टेंस एजुकेशन भी दी जानी चाहिए, और जो आईटी शिक्षा संस्थाओं के विकास पर ज्यादा जोर दिया गया था 12वीं योजना में। इन चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया था। तो इस प्रकार जो है जनसंख्या की गुणवत्ता अच्छी है तो ये एजुकेशन पे डिपेंड करती है, और इस प्रकार जो शिक्षा देश के आर्थिक विकास में योगदान देती है। तो लेट्स सी दिस इन इंग्लिश। Education. Education contributes to the growth of society and enhances the national income, cultural richness, and increases the efficiency of governance. Literacy is needed for citizens to perform their duties and enjoy their rights properly. So that's why education is important. Quality of population. That's why education is considered quality of population. Sarv Shiksha Abhiyan, which was introduced in the year 2010, provides elementary education to all children in the age group of 6 to 12 years to encourage attendance and retention of the children and improve their nutritional status. A midday meal scheme was introduced. The 12th plan focused on increasing access, quality, adoption of state-specific curriculum, modification, vocationalization, and networking on the use of information technology, distance education, and the convergence of formal, non-formal, distance and IT education institutions. तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि किस तरीके से एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई, और दूसरा क्या किया गया था, मिड डे मील की शुरुआत की गई, और 12th जो 12वीं योजना थी उसमें किस चीज पर फोकस किया गया था ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इस यहाँ से। तो इसमें कि हर बच्चे की जो है एजुकेशन तक एक्सेस होनी चाहिए, और जो क्वालिटी एजुकेशन की वो अच्छी होनी चाहिए, और जो पाठ्यक्रम है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, वोकेशनलाइजेशन किया जाना चाहिए एजुकेशन का, और हर बच्चा जो है आईटी तक उसकी जो पहुंच होनी चाहिए उसका यूज करना उसे सिखाना चाहिए, और डिस्टेंस एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब स्वास्थ्य is considered as
क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार देश की प्राथमिकता रही है। ठीक है। हर साल जो बजट पास होता है आप देखते हैं ना कि कितना पैसा सरकार एजुकेशन पे खर्च करती है, कितना जो है स्वास्थ्य वो हेल्थ पर खर्च करती है, क्योंकि उसको प्राथमिकता दी जाती है। राष्ट्रीय नीति का भी उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण, पोषण सेवा की पहुंच में सुधार करना है। विशेष रूप से आबादी के जो वंचित वर्ग हैं उनको क्या है, स्वास्थ्य सेवा देना है। भारत ने पिछले 5 दशकों में प्राथमिक माध्यमिक तीनों क्षेत्रों में आवश्यक अपनी जनशक्ति विकसित की है। तो इस तरीके से भी जो है स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है, और खासकर वह जो वंचित वर्ग है, गरीब तबके के लोग हैं, उनके स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए जो है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है उसमें दवाइयाँ जो है मुफ्त में मिलती हैं। तो इस तरीके से जो है स्वास्थ्य पर भी जोर दिया जाता है। तो हेल्थ इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन द प्रायोरिटी of the country. The national policy aimed at improving the accessibility of health care, family welfare and nutritional service, especially for underprivileged segment of the population. India over the last 5 decades has developed its manpower required in the primary, secondary and tertiary sector. That's why health is considered important quality of population. अब हम बेरोजगारी की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चंस आता है कई बार कि बेरोजगारी डिसगाइज्ड बेरोजगारी क्या होती है, सीजनल बेरोजगारी क्या होती है, आपको इनका पता होना चाहिए। मेरी प्रीवियस क्लास को भी देखिए आप, 3 सेक्टर और इकोनॉमी, वहां से भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, और वहां पे भी मैंने बेरोजगारी के बारे में समझाया है, सेक्टर्स के बारे में समझाया है। अब हम देखेंगे बेरोजगारी के बारे में। ये आपका एनसीईआरटी पर बेस्ड कंसेप्ट है, क्योंकि ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो भारत में हमारे पास ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों में बेरोजगारी है। हालांकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति भिन्न है, यानी यहाँ पर अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पहले हम ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी मौसमी और प्रच्छन्न थी। मौसमी मतलब सीजनल, और प्रच्छन्न मतलब डिस्गाइज्ड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी होती है वो शिक्षित बेरोजगारी होती है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। शहरों में लोग पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार होते हैं। अच्छा, मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को साल के कुछ खास महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोगों को रोजगार मिलता दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो बेरोजगार ही होते हैं। शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य घटना बनती गई है। बेरोजगारी जनशक्ति संसाधनों की बर्बादी की ओर ले जाती है। जो हम जनसंख्या को एक महत्वपूर्ण संसाधन समझते हैं, जनसंख्या को एक देश के लोगों को एक महत्वपूर्ण संसाधन समझते हैं, अगर उनको बेरोजगार रखा जाएगा तो जनशक्ति की क्या है, यह है बर्बादी है। आर्थिक अधिभार को बढ़ाता है और अर्थव्यवस्था के विकास पर यह हानिकारक प्रभाव डालता है। तो भारत में ऐसे सांख्यिकीय रूप से बेरोजगारी दर कम रही है। अब आगे देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्लास को जो लाइक कीजिए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना इसको लाइक करेंगे और जितना आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे,
उतना ही ज़्यादा क्या है मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए हम प्रेरित होंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट, वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। Though the nature of unemployment differs in rural and urban areas. Unemployed was educated unemployment. तो in urban areas में there is educated unemployment. Seasonal unemployment occurred when people were not able to find jobs during a few particular months of the year. In disguised unemployment, people appeared to be employed, but actually they don't. Educated unemployment become a common phenomena in urban areas. Unemployment leads to wastage of manpower, resources, tends to increase economic overload, has a detrimental impact on the overall growth of the economy. In India, statistically, the unemployment rate is low. तो इस प्रकार से जो बेरोजगारी की आपने टाइप्स देखे कि शहरों और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में वो आपको सीजनल बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और परछन डिस्गाइज्ड जो है बेरोजगारी के दो रूप देखने को मिलते हैं। सीजनल में मतलब कुछ महीने में ही खेती होती है, तब तक जो है आपको नौकरी मिलती है, लेकिन बाद में आप जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। डिस्गाइज जिसको हिंदी में परछन बेरोजगारी कहते हैं, इसमें क्या होता है, एक खेत में 5 लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन वहां पर 10 लोग एक खेत में काम कर रहे हैं। तो जो अतिरिक्त 5 लोग हैं वो लग तो रहा है कि उनको जैसे कि वो उनको रोजगार मिल रहा है, लेकिन वास्तव में यह ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। तो इस प्रकार से आपने जो है बेरोजगारी के 3 टाइप्स पढ़े यहाँ पे। तो आई हैव डिस्कस्ड हियर 3 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वन इज seasonal unemployment, second one is disguised unemployment, and these 2 types of unemployment see in the rural areas, and in the urban areas you will find this there educated unemployment. तो here I have discussed 3 types of unemployment. आपको ये पता होना चाहिए तीनों की डेफिनेशन। आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि एम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब आगे प्राथमिक क्षेत्र में अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, मत्स्य पालन आता है, पशुपालन होता है, उसकी बात करते हैं। रोजगार संरचना की विशेषता स्वरोजगार है, यानी स्वरोजगार सेल्फ आप एम्प्लॉयड कह सकते हैं। यहाँ पर इसको देखेंगे स्वरोजगार क्या होता है। खेती, आपका खेत है, आप इसमें खेती करते हैं, आपको यहाँ रोजगार प्राप्त हो रहा है, तो इसको स्वरोजगार कहते हैं। तो जो प्राथमिक क्षेत्र में खेती करना, पशुपालन करना, मछली पालन करना, ये आपका स्वरोजगार कहलाता है। कृषि अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक श्रम अवशोषित करने वाला क्षेत्र है, यानी कृषि में ज्यादा लेबर की आवश्यकता होती है और यहीं पर जो है लोग ज्यादा काम करने में लगे हुए हैं। लेकिन हाल के वर्षों में कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कमी आई है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि सेकेंडरी और जो टर्शियरी सेक्टर उसमें ग्रोथ हुई है, तो जिसकी वजह से क्या है, जनसंख्या जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं रही है। कृषि में कुछ अधिशेष श्रम या तो द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में चले गए हैं। तो जो यहाँ पहले लोग सिर्फ खेती पर ज्यादा ध्यान देते थे, अब लोग वो द्वितीयक और तृतीयक में चले गए। द्वितीय में हम
प्रोडक्ट बना के बेचने लगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं प्रोडक्ट की, और यहाँ पर वो डॉक्टर बन गए हैं, टीचर बन गए हैं। प्रत्येक क्षेत्र में ये सब आता है। अब द्वितीय क्षेत्र में छोटे पैमाने पर जो प्रोडक्शन किया जाता है, सबसे अधिक श्रम लगता है। तीसरे क्षेत्र के मामले में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न नई सेवाएं आप दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में जो रोजगार कौन सी एक्टिविटीज में ज्यादा देखने को मिलता है, तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसमें कृषि करने पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब हम अगर दूसरे सेक्टर की बात करें, जिसको हिंदी में द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें लोग क्या है छोटे छोटे प्रोडक्ट बना के बेचने लगे हैं छोटे पैमाने पर। जैसे कि फूलों को इकट्ठा करके आप साबुन बनाने का छोटा बिजनेस कर सकते हैं, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग आता है। अब हम तृतीयक क्षेत्र की बात करें, जिसे इंग्लिश में टर्शियरी सेक्टर कहते हैं, उसमें जो आईटी सेक्टर होता है, यानी कंपनियों में काम करना, उसमें आपको ज्यादा जॉब देखने को मिल रही है। तो इसमें ये है, यहाँ पर ये समझाने का प्रयत्न किया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी एक्टिविटीज है जो लोगों को रोजगार ज्यादा देती है, वह कृषि है। और दूसरे क्षेत्र में जो छोटे पैमाने पर जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वहां से लोगों को रोजगार ज्यादा मिल रहा है। अगर हम तृतीय क्षेत्र की बात करें, तो जो आईटी सेक्टर है वहाँ लोग ज्यादा काम करने में लगे हुए हैं, वहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो इसको देखते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप क्लास को पूरा देखिए, बीच में छोड़ के नहीं जाइए। जो स्टूडेंट्स किसी वजह से लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, वो बाद में भी देख सकते हैं फिल्डर फॉर्म चैनल पर जाके, और आप पूरी क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि इससे आपका क्या है कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो आपका अधूरा कंसेप्ट होगा, और जो अधूरा ज्ञान होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। In the primary sector, employment structure is characterized by self-employment. Agriculture is the most labor-absorbing sector of the economy. But in recent years, there has been a decline in the dependence of population on agriculture. Some of the surplus labor in the agriculture has moved to either the secondary or the tertiary sector. In the secondary sector, small scale manufacturing was the most labor absorbing. So this is important facts which can be asked in the exams. In case of tertiary sector, various new services are now appearing like biotechnology, information technology, and so on. तो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और हमारी फिलर फॉर्म एप्लीकेशन भी है जो आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे जितने भी चैनल हैं फिलर फॉर्म चैनल्स के टेलीग्राम पर, वो ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी अपडेट्स दी जाएंगी। टाइम टेबल याद रखिए, हमारा जो सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास है वो सुबह के 9 बजे होती है, मंडे टू सैटरडे होती है, संडे छुट्टी होती है। आप लाइव क्लास देखिए, सभी स्टूडेंट अटेंड कीजिए। किसी का कोई भी डाउट हो दे कैन आस्क, ठीक है। तो डेली आपका जो है एक नया कंसेप्ट में लेके आती हूँ, और जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो आपको कंसेप्ट के साथ जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी आपको कराए जाते हैं ड्यूरिंग द सेशन। तो इफ यू वांट टू बी सक्सेस, तो आप मेरी क्लास को रेगुलर देखिए। अगर आपकी प्रीवियस क्लास कोई भी मिस हुई है, तो आप उसको फिलर फॉर्म चैनल पर देखिए। तो स्टूडेंट्स, अब मंडे को मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ।
जो मेरी क्लास देखेगा उसका जो है एग्जाम्स 100% क्लियर होने वाला है, क्योंकि जो है मैं आपके लिए जो कंटेंट लेके आती हूँ वो पूरा इस तरीके से लेके आती हूँ ताकि आपका जो है एक ही बारी में आपका जो है एग्जाम्स आपका क्लियर हो जाए और अच्छे मार्क्स से होगा। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको बस रेगुलर रहना है। तो स्टूडेंट्स कल मिलते हैं मंडे, यानी कि मंडे को मिलते हैं सेम टाइम 9 बजे एक नए कंसेप्ट के साथ, और वो कंसेप्ट जो एग्जाम्स में महत्वपूर्ण होते हैं।